अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहूँगा ये इंतहाई शॉकिंग बात है और ऑब्वियसली आपने सुना होगा कि ईयू डिसइंफो लैब ने एक ऑपरेशन किया जिसके इस ऑपरेशन का नाम इन्होंने रखा इंडियन क्रॉनिकल्स। अब इसमें वो एक्सपोज क्या कर रहे हैं? एक्सपोज उन्होंने इंडिया के कुछ लोगों को किया, लेकिन इसमें मेरी नज़र में दुनिया के इंस्टीट्यूशन एक्सपोज होकर रह गए। एटलीस्ट मेरा ट्रस्ट उठ गया इन चीज़ों से। इंडिया कर क्या रहा था? फेक मीडिया आउटलेट्स, मरे हुए लोगों को वापस जिंदा करके उनकी रिपोर्ट्स देना, बंद इंस्टीट्यूशंस को दोबारा से जिंदा करके उनकी रिपोर्ट्स देना रिगार्डिंग पाकिस्तान के खिलाफ। एक टोटल कैंपेन चल रही थी, 15 साल मेहनत, 15 साल से ये कैंपेन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब जो मेजरली यूरोपियन यूनियन और जो यूरोपियन मुल्क हैं उस साइड की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली 15 सालों से फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है और जिसके ऊपर ऑपरेशन किया ईयू डिसइंफो लैब ने। और उस ऑपरेशन के अंदर वो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी पुरानी इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इन फेक न्यूज़ के थ्रू इन्फ्लुएंस किया जा सकता है या किया गया होगा। अब ये बड़ी अलार्मिंग बात है। अलार्मिंग बात ये है कि बड़े बड़े इदारे हैं, यूनाइटेड नेशंस और बड़े बड़े इदारे, इनके लाइक मिलियंस के अंदर इनके बजट्स हैं और इन्होंने फैसले करने होते हैं और इनके फैसले दुनिया में माने जाते हैं। अगर हमें ये पता लगे कि इन इदारों के फैसले इन्फ्लुएंस में हो रहे हैं और इन्फ्लुएंस भी किसी इंसान या किसी इदारे के नहीं बल्कि स्कैमर्स के इन्फ्लुएंस में है। इंडिया के लोग जो स्कैम करके आगे आ रहे हैं और जो स्कैम करके मरे हुए लोगों को जिंदा करके उनकी रिपोर्ट्स दे रहे हैं, उनके नाम से चीज़ें छाप रहे हैं, बंद इंस्टीट्यूशंस को वापस चला रहे हैं। अगर उनका इन्फ्लुएंस यूनाइटेड नेशन के अंदर तक पहुंच गया है तो कौन ट्रस्ट कर सकता है इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस को कि जिनके अंदर इतनी स्क्रूटनी नहीं है? नंबर वन, या तो स्क्रूटनी नहीं है या तो ये एक मिली भगत के साथ मिल के शायद काम हो रहा है। मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, लेकिन इतने बड़े इदारों की इतनी स्क्रूटनी भी नहीं है कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो फेक न्यूज़ है और उस फेक न्यूज़ की बेस पे उनको इन्फ्लुएंस करके दुनिया के अंदर क्या नैरेटिव दिया जा रहा है। ये जो ऑपरेशन हुआ है ये श्रीवास्तव फैमिली है इंडिया की, जो कि फेक न्यूज़ आउटलेट्स और फेक उधर से रिपोर्ट्स उठाकर और यूनाइटेड नेशन की कमेटीज़ के अंदर घुस रही है। ये जनीवा में काम कर रहे थे, ब्रसल्स में काम कर रहे थे, बेल्जियम में। ये उन कमेटीज़ में हिस्सा बन रहे हैं जिन कमेटीज़ के अंदर बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं। और पीछे इसको चला कौन रहा है? ये श्रीवास्तव फैमिली के लोग, जिसको 10 जगह पर या 10 से शायद जायद उन्होंने कनेक्ट करके दिखाया ईयू डिसइंफॉर्मेशन लैब वालों ने कि ये कनेक्ट होते हैं। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। इनका काम क्या था? इनका काम ये था कि पाकिस्तान को और चाइना को अंडरमाइन करना। पाकिस्तान देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। अब आप देखें ये खेल किस तरह रहे। कश्मीर के अंदर लोगों को मार रहे हैं, उधर उनके जो लीगल राइट्स हैं उनको अबॉलिश कर दिया गया। वहाँ पर आपको इजाज़त नहीं है एक नॉर्मल लाइफ गुजारने की, बजाय लोग उस पर बात करें। ये अपने पैसों के थ्रू और अपने इन्फ्लुएंस के थ्रू और फेक मीडिया आउटलेट्स के थ्रू यूरोपियन इदारों को और उधर ह्यूमन राइट्स के इदारों को फेक एनजीओज और फेक इंस्टीट्यूशंस की बुनियाद पर और फेक लोगों की रिपोर्ट्स बनाकर उनकी बुनियाद पर इन्फ्लुएंस करें। और सबसे बड़ी बात ये कि स्क्रूटनी करना किसका काम था कि एक इदारे को ये सब एक्सपोज करना पड़ रहा है। आई मीन ये एक लैक ऑफ सिक्योरिटी, लैक ऑफ सेंसिटिविटी और लैक ऑफ आपकी बेसिकली लैक ऑफ सीरियसनेस है कि एक मुल्क कश्मीर के अंदर दुनिया की जो सबसे बुरी तरीन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में से एक वायलेशन कर रहा है और उसकी बात करने को कोई तैयार नहीं, बल्कि उल्टा वो मुल्क फेक न्यूज़ फैला रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहा है और फेक नैरेटिव्स फैला रहा है। क्या ये चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए? क्या हमें ये सोचना नहीं चाहिए? क्या इदारों को ये चीज़ सोचनी नहीं चाहिए, जिन इदारों का नाम इसके अंदर आ रहा है, जो यूरोपियन इदारे हैं, कि ये हो क्या रहा है? मैं थोड़ा सा आपके सामने इसको शेयर करूँगा, कुछ पर्टिकुलर इसके कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करूँगा मैं। अब इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता ये है कि एक इंसान, लुइस बी सोहन उसका नाम है, ये इंसान 2006 में फौत हो गया। अब ये उसको एक 2007 के अंदर एक यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मीटिंग थी। ये दिखाती है ये जो इंडिया की जो श्रीवास्तव फैमिली है जो फेक न्यूज़ चला रही है, वो लुइस जो इंसान है वो 2006 में फौत हो चुका हुआ है। और ये दिखाते हैं कि 2007 में उस लुइस ने पार्टिसिपेट किया एक इवेंट में, वो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मीटिंग के अंदर 2007 में उसको अटेंड किया। और ये एक नैरेटिव देना चाह रहे हैं, देखिए जी इतना ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, 2007 में वो इसको अटेंड कर रहा है और इसके अंदर वो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, जबकि ये इंसान 2006 में फौत हो गया हुआ था। आई मीन रिडिकुलस, obnoxious। इसके बारे में कौन बात करेगा? इसके बारे में सोचेगा कौन? अब थोड़ा सा आगे हम आते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि
इसके अंदर सबसे इसका पर्टिकुलर जो मैटर है उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान को अनक्रेडिट करना है। और मैंने आपको जिस बताया ब्रसल्स में, जिनीवा में काम कर रहे हैं। इसी तरह ये इन्होंने फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट बनाई हुई हैं, डिफरेंट एनजीओज बनाई हुई हैं, आगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और ये सब स्कैम है। सोचने की बात ये है कि ये इतना बड़ा स्कैम है और ये नैरेटिव बिल्डिंग का काम करें। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे ये डिप्लोमेट्स के साथ करते क्या है। इंडिया ने कश्मीर के अंदर डिप्लोमेट्स को बुलाया, पाकिस्तान ने भी बुलाया। पाकिस्तान डिप्लोमेट्स को कहता है आप आओ कश्मीर में, फिरो, खाओ पियो, अकेले फिरो, जो करना करो। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में पहले तो इन्होंने इजाज़त नहीं दी किसी को आने की। अच्छा, उसके बाद इजाज़त दी तो किया क्या, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा। इन्होंने कहा हम डिप्लोमेट्स को कश्मीर में बुलाएंगे, और अभी भी दोबारा शायद बुला रहे हैं। अभी करते क्या हैं, एक रेगिस्तान है फॉर एग्जांपल, पूरा रेगिस्तान। अब मुझे उधर कोई कहते जी वहाँ तो बड़ी हरियाली है, मैं तो नहीं मानूंगा। इसी तरह वहाँ पे वायलेंस है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, और कश्मीरियों के साथ जो उधर अट्रॉसिटीज़, इंडियन अट्रॉसिटीज़ हैं, उनको छुपाने के लिए अब ये करते क्या हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक रेगिस्तान के अंदर, इतने बड़े रेगिस्तान में एक तिनके जितना मैं दरख्त लगा दूं, और हर जगह पिंजरों में उस दरख्त को बंद करके लोगों को बुलाऊं और उस पिंजरे की सैर करा के एक दरख्त दिखा के वापस ले जाऊं, तो वो ये तो नहीं निगेट कर सकता कि उधर रेगिस्तान ही नहीं, जबकि उस पूरे रेगिस्तान में सिर्फ एक वो तिनका सा लगा हुआ है जिसको हम दरख्त कहते हैं। उसी तरह ये डिप्लोमेट्स को ना निकलने देते हैं, ना फिरने देते हैं, और पता नहीं कौन से ऑफिशियल्स को ये लेके जा रहे हैं। मुझे मेरी समझ से कौन सी यूनाइटेड नेशन के लोगों को ये लेके जा रहे हैं, ये लेके किन को जा रहे हैं। आई मीन कोई ये भी स्क्रूटनी है कि आर दे इवन डिप्लोमेट्स, या वो किन मुल्कों से हैं, उनका क्या स्टेक है, वो लेके किसको जा रहे हैं। और ये कौन बताएगा और कौन दिखाएगा कि ये किसको उधर कश्मीर में उनको लेके कहाँ तक जा रहे हैं। क्योंकि उसकी रीज़न मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा। मेरा मेरा आपसे सिंपल एक सवाल है जिसमें मैं बात ख़त्म कर दूंगा। इंडिया का अपना ऑपोजिशन लीडर कश्मीर गया और एयरपोर्ट से उसको बाहर नहीं निकलने दिया, इस वजह से कि वहाँ पे इतनी जुल्म सितम और जुल्म ज़्यादती होती है कि अगर वो एयरपोर्ट से भी बाहर निकलता, एयरपोर्ट से बाहर, तो उसको नज़र आता कि कितना जुल्म है। उसको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया, एंड ही वॉज एन इंडियन। तो अगर एक इंडियन कश्मीर के एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकता कि यार जुल्म सितम नज़र आएगा और ये बोलेगा, तो आपको लगता है कि वो डिप्लोमेट्स को कश्मीर में फिरने देंगे और कश्मीर दिखाएंगे, जबकि वो एक प्री फैब्रिकेटेड, प्री प्लांटेड एक जगह तैयार करके, जिसके अंदर शायद उनके अपने ही लोग बैठे होते हैं, उनको डिप्लोमेट्स को दिखा के वापस भेज दें। दिस इज़ नॉट फेयर। हम रियलिटी से बहुत पीछे, और इसको हम कनेक्ट करेंगे। दिस इज़ फेक न्यूज़, जिसको किसने एक्सपोज किया, EU डिसइंफो लैब ने, जिसके ऊपर हम सबको सोचना होगा।